प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास में नेक्स्ट जो लेसन अपन लेते हैं वो है दिल्ली सल्तनत व मंगोल। यानी इस लेसन में आपको यह अध्ययन करवाया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो शासक थे उनके काल के दौरान जो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ उसी का ही वर्णन इस अध्याय में है। और इसके बारे में वैसे अपन ने प्रत्येक शासक के बारे में जो अध्ययन किया था वहाँ पर भी मंगोलों के आक्रमणों का वर्णन हो चुका है, लेकिन वो मिक्स में था, शासनकाल की घटनाओं के मिक्स में था। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे जिनके शासनकाल के दौरान मंगोलों के आक्रमण हुए, क्या घटनाएं घटी, उसी का ही वर्णन इस अध्याय में है। तो अध्याय प्रारंभ करते हैं उससे पहले जानते हैं कि ये मंगोल थे कौन। तो मंगोल ये चीन के निवासी थे और कहा जाता है कि वहाँ कबीलों में विभाजित थे, यानी छोटे छोटे कबीले थे मंगोलों के, उनमें विभाजित थे। कहा जाता है कि इन्हीं का ही एक शासक था जिसका नाम था तेमुजीन। बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बाद में शासक बना था, बहुत ही योग्य व्यक्ति था। इसने क्या किया, इसने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये तो हो गए वे मंगोल कौन थे, चीन के रहने वाले थे, कई कबीलों में विभाजित थे। इन्हीं में से एक था कबीले का नेता तेमुजीन जिसने विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और जो इतिहास में चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध था। तो अब मंगोलों के आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर लगातार होते रहे हैं, उसी का ही वर्णन पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान मंगोलों का कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी अल्प समय का शासनकाल था। तो उस दौरान मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात जो आता है उसी का ही दास व दामाद जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल मैंने आपको बता ही दिया था, 1210 से 1236 ईस्वी तक शासनकाल था। दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक यानी कानूनी रूप से जो संस्थापक माना जाता है वो था इल्तुतमिश। बहुत लंबा समय मिला शासनकाल का, बहुत प्रयोग भी किए। तो बात करते हैं अपन सिर्फ और सिर्फ मंगोलों के। तो देखिए, इसके शासनकाल के दौरान आपको पता है ईरान का जो शासक था उसी का ही उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी। कहा जाता है कि जो चंगेज खां था इसका दमन करने के लिए इसके पीछे पीछे इल्तुतमिश के साम्राज्य तक आ पहुंचा था, सिंधु नदी के तट पर। और देखिए, जब तक जितनी भी बार बाह्य आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया है तो वो एकमात्र रास्ता था उत्तरी पश्चिमी मार्ग, वहीं से ही भारत पर लगातार आक्रमण हुए। और ये भी जब भी आक्रमण करते थे उत्तरी पश्चिमी मार्ग से ही भारत पर आक्रमण करते थे। तो कहा जाता है कि चंगेज का जलालुद्दीन मकबरनी जो कि ईरान के शासक का उत्तराधिकारी था का दमन करने के लिए उसके पीछे पीछे इल्तुतमिश के साम्राज्य सिंध नदी तक आ पहुंचा था। और यहाँ पर कहा जाता है कि जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, कूटनीति का परिचय दिया, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इससे सहायता नहीं दी। तो जलालुद्दीन मकबरनी साम्राज्य से ही चला गया और चंगेज खां भी इसके पीछे पीछे साम्राज्य की सीमा से निकल गए। तो कहा जाता है कि यहाँ पर आक्रमण का भय था और लेकिन कूटनीति से इल्तुतमिश ने
साम्राज्य की रक्षा कर ली। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन को सहयोग कर देता तो मंगोलों के कोप का शिकार उसके साम्राज्य को होना पड़ता, क्योंकि बहुत बर्बर थे। इसके पश्चात कहा जाता है बहराम शाह बने, मसूद शाह बने, मंगोलों के आक्रमण नहीं हुए। इसके पश्चात आराम शाह बना था। इसके पश्चात आराम शाह के पश्चात कुतुबुद्दीन के पश्चात आराम शाह के पश्चात इल्तुतमिश के पश्चात फिरोज शाह के पश्चात रजिया। तो रजिया जब सुल्ताना बनी तो इसके शासनकाल के दौरान आपको पता है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। कौन था? उस आक्रमण के दौरान यहाँ पर भी रजिया सुल्ताना ने आक्रमणकारी को कोऑपरेट नहीं किया, यानी उसे सिर्फ इतना ही कह दिया कि हम आपको बरन के एक क्षेत्र का टुकड़ा था, उसकी आय हम आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर हसन था, कौन? इसका उत्तराधिकारी हसन, जिसका पूरा नाम है हसन कुलग। तो कहा जाता है कि इसने भी मंगोलों के विरुद्ध सहायता की याचना की थी, लेकिन क्या हुआ? इसे आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दे दिया। भाई ठीक है, एक क्षेत्र था जिसका नाम था बरन की आय मैं आपको दे सकती हूं, लेकिन सैन्य सहयोग मंगोलों के विरुद्ध में नहीं दे सकती। तो यहां पर भी रजिया ने क्या किया? अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया, उनकी नीति का पालन किया, मंगोलों के आक्रमण का भय नहीं रहा। इसके पश्चात आपको पता है बहराम शाह बने, मसूद शाह बने शासक, लेकिन आक्रमण मंगोलों का नहीं हुआ। उनके पश्चात कहा जाता है कि फिर रजिया के पश्चात बलबन, जिसका शासनकाल माना जाता है 1266 से 1287 ईस्वी तक। इसके शासनकाल के दौरान मंगोलों के आक्रमण हुए और इसको यह एहसास था कि मंगोलों का आक्रमण तो होना ही है, और इसके लिए इसने क्या किया? इसने मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर आदि क्षेत्रों पर किलों का निर्माण करवाया और पर्याप्त सैनिक रखे। इसके अलावा अपने जो पुत्र थे मोहम्मद व बुगरा खां, इन दोनों को वहां पर नियुक्त किया और कहा जाता है कि मंगोलों से ही लड़ते हुए इसका प्रिय पुत्र मोहम्मद वीरगति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पर मंगोलों के आक्रमण हुए, लेकिन मंगोलों के लगातार आक्रमणों को विफल कर दिया। किसने? बलबन ने, अपने पुत्र के सहयोग से व बाद में सेना में वृद्धि करके। बलबन के पश्चात कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। इसका शासनकाल माना जाता है 1290 से 1296 ईस्वी। इसके शासनकाल के दौरान आपको पता है कि अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। आक्रमणकारियों में उलग खां भी था और कहा जाता है कि ये पराजित हुए मंगोल, किनसे? जलालुद्दीन खिलजी की सेना से, और उस समय जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। तो कहा जाता है कि पराजित हुए। पराजित होने के पश्चात उलग खां 4000 मंगोलों के साथ भारत में ही निवास करने लगा, और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? उलग खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और यही मंगोल इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? नाउ मुसलमान।
जिसने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जिन्होंने विद्रोह भी किया था और रणथंभौर के शासक हमीर के पास शरण ली थी। जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात आपको पता है शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान तो सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए हैं। पहले कादर खां, फिर कुतलक ख्वाजा, फिर तारगिक बेग, यहाँ बहुत से आक्रमण हुए मंगोलों के, और सर्वाधिक नुकसान अगर हुआ है दिल्ली सल्तनत के शासकों में तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को, क्योंकि यहाँ पर तो आक्रमण हुआ, आक्रमण होने नहीं दिया, यहाँ पर आक्रमण हुआ लेकिन क्या हुआ, इसने रक्षा कर ली, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक आक्रमण हुए। अब अलाउद्दीन खिलजी के दौरान अब लगातार आक्रमण होते रहे, तो आपको पता है इसका पुत्र था जफर खां, बहुत योग्य था ये अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था। लगातार मंगोलों के आक्रमण इसने विफल कर दिए थे, और आखिर में आपको बताया भी था मैंने इसके चैप्टर में कि मंगोलों से लड़ते हुए यह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और कहा जाता है कि जब यह लड़ रहा होता है और संकट में होता है तो इसके भाई व खुद अलाउद्दीन खिलजी भी इसकी मदद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ये भविष्य का सुल्तान है और इसके रहते हुए हम सुल्तान नहीं बन सकते, ऐसा तो सोचा भाइयों ने। और अलाउद्दीन खिलजी को इससे भय हुआ कि ये मेरा वध कर सकता है सुल्तान बनने की लालसा के कारण। तो जफर खान ने विफल किया, मारा गया। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी को तो एक बार मंगोलों के आक्रमण से कहा जाता है कि सीरी के दुर्ग में 1 माह तक खुद को पैक रखना पड़ा मंगोलों के आक्रमण के कारण। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जो उपाय किए, एक तो सीरी को राजधानी बनाई दिल्ली की जगह, दूसरा लाहौर, मुल्तान आदि जो साम्राज्य की सीमा के क्षेत्र थे वहां पर दुर्गों का निर्माण करवाया, नवीन दुर्ग बनाए और सैनिकों को यहाँ पर नियुक्त किया, अतिरिक्त सैनिकों की नियुक्ति दी। इसके अलावा गाजी मलिक को दीपालपुर का सूबेदार बनाया, जिसने भी मंगोलों के आक्रमण को विफल किया, तब जाकर मंगोलों के भय से मुक्ति मिली। और यही गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके पश्चात आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक शासक बना, अपने सिलेबस में नहीं है तो उसके चैप्टर को छोड़ते हैं। इसके पश्चात लेते हैं अपन मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था, मोहम्मद बहुत ही विद्वान शासक था और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सर्वाधिक विद्वान, सर्वाधिक साम्राज्य का स्वामी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय का आपको पता है मंगोल तमासरीन, इसने आक्रमण किया था, साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन धन दौलत देकर उसे विदा कर दिया, यानी आक्रमण व लूटमार नहीं होने दी। क्या किया? धन देकर विदा कर दिया। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक तक मंगोलों के आक्रमण हुए और यहीं तक आपका सिलेबस है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान मंगोलों के आक्रमण नहीं हुए थे। तो अगर देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर का, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो रिपीट कर रहा हूं वापिस। इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए कौन आया था? चंगेज खां। लेकिन चंगेज खां के विरुद्ध इल्तुतमिश ने इसे मदद नहीं दी। फिर रजिया के समय कौन था? हसन कुल्लग, जिसका पीछा करते हुए जो मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहयोग मांगा था जिसने, लेकिन आर्थिक सहयोग यानी बरन की आय देने का वादा कर लिया, लेकिन सैनिक सहयोग नहीं दिया। इसके पश्चात बलबन के समय, इस समय मंगोल था हलाकू, जो कि एक कमजोर शासक था।
अतः आक्रमण हुए लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचा और इसने अपने पुत्र को खोते हुए मंगोल से अपने साम्राज्य की रक्षा कर ली। इसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण हुआ, यहीं निवास कर गए। पराजित होने के पश्चात जो इतिहास में नव मुसलमान कहलाए। अब्दुल्ला था हलाकू का परपौत्र। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी, जफर खां मारा गया। लगातार सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण इसी के शासनकाल के दौरान हुए हैं। फिर इसने साम्राज्य की रक्षा के लिए नए प्रयोग किए, किलों का निर्माण करवाया, राजधानी परिवर्तन की और गाजी मलिक को दीपालपुर का सूबेदार बनाया। तब जाकर मंगोलों से मुक्ति मिली। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तमासरीन का आक्रमण होता है, लेकिन सामना नहीं करता है, लड़ता नहीं है और उसे धन दौलत वगैरह देकर उसे कहता है भाई ठीक है भाई, अब तू साम्राज्य चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका इजी लेसन, जिसे हम कह सकते हैं, कंप्लीट होता है। थैंक यू।